अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म होंगे। और आज का टॉपिक है 5.2 एक्सरसाइज, जो कि पांचवा चैप्टर हमारा कुछ दिनों से चल रहा है। 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इससे पहले की वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। आज हमने डी मॉर्गन्स लॉ को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताना ज़रूरी है कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ और यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट को। ये पहली स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें, अगर यहाँ पर यूनियन आएगा तो दूसरी तरफ उसका उलट हो जाएगा, क्या? इंटरसेक्शन। और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसका उलट यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनियन। ये दोनों स्टेटमेंट आज हम साबित करेंगे इंशाल्लाह। पहले इस स्टेटमेंट को साबित करते हैं और फिलहाल इसको मैं रेस करता हूँ। आज की ये स्टेटमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत अहम है ये टॉपिक। इसको साबित दो तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर आपके पास सेट ए और बी ना दिए हों और वैसे जनरली इसको साबित करना हो तो फिर इसका क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि सेट ए और बी देगा, आप उसका यूनियन निकालें, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालें, दूसरी साइड पे आ जाएं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर उनका इंटरसेक्शन लें, तो दोनों के आंसर अगर सेम आ जाए तो साबित हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि अगर वो ए बी सेट नहीं देता, ना सेट ए देता है ना सेट बी देता है, कहता साबित कर, तो फिर इसे कहते हैं कि जनरल मेथड है जो कि आपको आना चाहिए इसका प्रूफ। तो चलते हैं इसके प्रूफ की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, दो सेट्स ए और बी कब इक्वल होते हैं जरा ध्यान करना। मैं फर्ज कर लेता हूं मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 2 3 4। क्या ये इक्वल है? दे आर नॉट इक्वल। हाँ, क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि 1 और 4 डिफरेंट है, इसलिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अगर तो यहां पर भी 1 आ जाता फिर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाने थे। एक तो ये तरीका है इक्वल मैट्रिसेस को चेक करने का कि क्या एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और मिकदारें भी सेम होनी चाहिए। एक तरीका ये है। जो पर्टिकुलर मेथड है, जो मैथमेटिक्स के अंदर जो एक असूली तौर पे जो तरीका है वो ये है कि ए को सबसेट होना चाहिए बी का एंड और बी को सबसेट होना चाहिए ए का। Then we can say that A is equal to B। चले, अब मैं इन दोनों का देख लेता हूं। क्या A B का सबसेट है? सबसेट से मुराद ये होता है कि A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद होने चाहिए, इसका मतलब A B का सबसेट है। अब देखते हैं हम ये हैं कि A के तमाम एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब A सारे का सारा B का क्या है? सबसेट है। सब का मतलब उसके अंदर आ रहा है, सबसेट उसके अंदर आ रहा है ये। अच्छा चलें जी सर, ये तो ओके हो गया। अब ये भी देखना है कि क्या बी भी ए का सबसेट है। चलिए अब देखिए, बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, इसका मतलब बी भी ए का सबसेट है। जब ये दोनों चीजें फुलफिल होंगी तभी जाके हम कह पाएंगे कि ए और बी आपस में क्या है? इक्वल है। अच्छा, इन अदर वर्ड्स, मैं अगर एक सेट ए ले लेता हूं 1 2 3, बी ले लेता हूं जिसके एलिमेंट 1 2 3 और 4 है। अब ध्यान करें, वैसे भी A इज इक्वल टू बी नहीं है, वैसे भी A इज इक्वल टू बी नहीं।
बेशक पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 आ रहा है, लेकिन 4 इसमें एक्स्ट्रा है, इसका मतलब बी उसके बढ़ गया है, तो बराबर तो ना रहा, बी उससे बढ़ गया, यानी उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो बराबर कैसे हुआ? और वैसे भी हमारी ये दो शराइत को पूरा भी नहीं कर रहा। दो शर्तें क्या हैं कि ए को सबसेट होना चाहिए बी का, चले वो तो हो गया, एक शर्त तो पूरी हो रही है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में, लेकिन क्या दूसरी शर्त बी ए का सबसेट है? तो हम देखते हैं कि बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट ए में नहीं है, बी का 4 एक एक्स्ट्रा है जो ए में नहीं है। इज इट क्लियर? एक और कंडीशन भी है, एक और पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो सके। अगर मेरे पास एक 1 2 3 और बी मेरे पास 2 3 और 4 है, हम इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए ए के तमाम एलिमेंट बी में नहीं है, क्योंकि ए में जो 1 है वो बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए सबसेट नहीं है बी का। एंड और हम देखते हैं कि बी ए का सबसेट है, क्या बी के फिर उसमें है? हम देखते हैं कि बी भी सबसेट नहीं है ए का, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? ए बी के इक्वल नहीं। इस कंडीशन में भी इक्वल नहीं होगा, इस कंडीशन में भी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में इक्वल होगा जब ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो, दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट्स हो, तो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में एक्स्ट्रा नहीं होगा, सारे का सारा ए और बी, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर बी ए का सबसेट होता यहां और ए बी का सबसेट ना होता, फिर भी इक्वल नहीं होना था। ये है इक्वल ना होने की पॉसिबिलिटीज, और वो इक्वल होने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वन एंड ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर। अब आगे चलते हैं, क्योंकि मैं अपना डिमॉर्गन लॉ साबित करने के लिए चंद बातें, चंद रूल्स जो हैं वो आपको पहले समझाना चाह रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली बात एक और मैं आप वाज़ेह कर दूं, मैंने साबित करना है कि ए बी के क्या है? इक्वल है। अच्छा, मैं कोई एलिमेंट लेता हूं एक्स जो ए को बिलोंग करता है, अगर मैं किसी ना किसी तरीके से ये भी साबित कर दूं कि ये एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर साबित क्या हो जाएगा? ए सबसेट है बी का। इसी तरह अगर मैं एक एलिमेंट एक्स लेता हूं बी का, और किसी ना किसी तरह मैं ये साबित कर दूं कि वो एक्स एलिमेंट ए का भी है, तो फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा? बी सबसेट है ए का। जब ये दो रिजल्ट मैं साबित कर लूं, तो फिर इन दोनों को कंबाइन करके फिर क्या साबित हो जाएगा? ए बी के इक्वल है, क्योंकि ए बी का सबसेट तभी बनेगा जब ए का कोई भी एलिमेंट बी को भी बिलोंग करे, और वो एक्स एक एलिमेंट नहीं है, एक्स वो तमाम एलिमेंट हैं जो ए को बिलोंग कर रहे हैं। एक्स किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर ए पे कौन से लिए थे? 1 2 3, और बी में क्या था? 2 3 1। अब ये x कौन है? x ये 1 भी है, ये x 2 भी है, ये x 3 भी है, तमाम एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं? एक। अगर मैं ये ऑब्जर्व कर लूं कि ये तमाम एलिमेंट जो ए के हैं वो तो बी के भी हैं, तो फिर क्या साबित हो जाता है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी तरह अगर बी के तमाम एलिमेंट 2x भी है, ये 3x भी है, ये 1x है, अगर ये तमाम एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं और मैं ऑब्जर्व कर लूं कि x के तमाम ये जो एलिमेंट हैं ये तो a को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर b a का क्या कहलाएगा? सबसेट। चूंकि हम यहां पर कुछ स्पेशल नंबर नहीं लेंगे, x पे इसलिए लेते हैं कि वो जनरल होता है, वो तमाम एलिमेंट्स की नुमाइंदगी कर रहा होता है।
क्योंकि यहां 1 2 3 फिक्स नहीं है, यहां ए बी सी डी कुछ भी आ सकती है, एलिमेंट बदल भी सकती है। इसलिए फिर हम एलिमेंट की जगह क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। इज इट क्लियर? अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, एक्स क्या है, कोई एलिमेंट है, तो फिर इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए को भी। यूनियन के लिए क्या यूज करते हैं, और एक्स बिलोंग करता है बी को भी। इज इट क्लियर? मैं एक मिसाल लेता हूं, ए मेरे पास है 1 2 3, बी मेरे पास है 2 3 4। मैं कोई दो सेट ले लेता हूं, मैं इनका लेता हूं यूनियन। यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4। अब देखिए ये 2 क्या है, 2 क्या है, दिस इज एक्स विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है या 2 बी को बिलोंग कर रहा है। देखिए 2 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। या इसलिए लगा कि अगर 2 इसको बिलोंग ना भी कर रहा होता, मसलन इधर 5 होता, इधर फिर क्या आ जाना था, 1 2 3 4 5, फिर ये आने थे। फिर 2 क्या है, 2 किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को। इसका मतलब 2 बिलोंग करता है ए को या 2 बिलोंग करता है, यानी दोनों में किसी एक को बिलोंग जरूर कर रहा है। या का मतलब अगर ए में है बेशक बी में ना हो सकता है बी में हो ए में ना हो सकता है दोनों में भी हो, इसीलिए तो यूनियन में आ गया। इसलिए इसके साथ क्या लगता है, और। इज इट क्लियर? दोनों में भी हो सकता था, क्योंकि यूनियन में तो एक ही दफा लिखना है। या किसी एक में तो होने का दावा करता है, ए में होने का दावा करता है, अगर बी में नहीं। अगर बी में है तो फिर शायद ए में ना हो सकता है दोनों में हो, इसलिए और लगाए यहां पे। मतलब कि इधर से हमने लेना 2 ही है, नहीं कुछ भी, मैं यहां पर 4 ले लेता हूं, मैं 4 ले लेता हूं, आप 4 ले। 4 अगर ए यूनियन बी को बिलोंग करे तो इसका मतलब 4 ए को या बिलोंग कर रहा है या 4 बी को बिलोंग कर रहा है। एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू यहां से, लेकिन यहां से लेनी है, ए यूनियन बी के अंदर से लेनी है। अब यहां ए यूनियन बी की हर वैल्यू एक्स है, इसके अलावा नहीं। इसी तरह जो वैल्यू ए यूनियन बी के अंदर होगी वो एक्स या तो बिलोंग कर रहा होगा ए को या बिलोंग कर रहा होगा बी को, इसीलिए तो यूनियन में आया है। इज इट क्लियर? इसी तरह एक और चीज, अब मैं इंटरसेक्शन की तरफ आ रहा हूं। अगर एक्स बिलोंग करे ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स बिलोंग करता है ए को एंड एक्स बिलोंग करता है, यहां और की बजाय एंड आएगा। आज और एंड का बड़ा फर्क बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है, यह बात भी वाजे कर देता हूं। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं, लो जी, कौन कॉमन एलिमेंट है, 3। चल अब ये जो मैंने x लिया है 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब ये x किसको बिलोंग कर रहा है, 3 किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। इसका मतलब ये 3 बिलोंग करता है ए को भी एंड ये 3 बिलोंग करता है बी को भी, और नहीं आएगा। और तब आता है कि जब एक में बिलोंग कर रहा हो दूसरे में शायद बिलोंग ना कर रहा हो। अब एंड इसलिए आएगा कि दोनों में बिलोंग कर रहा है ये, ए एंड बी। इज इट क्लियर? इंटरसेक्शन की जब बात आएगी तो वर्ड एंड यूज होगा, यूनियन की जब बात आएगी तो वर्ड और यूज होगा। इज इट क्लियर? हो सकता है ए में बिलोंग कर रहा हो बी में ना हो सकता है बी में बिलोंग कर रहा हो ए में ना हो, लेकिन यूनियन में तो आना ही आना है उसने, इसलिए और लग गया। लेकिन इंटरसेक्शन में
इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएगा जो दोनों में एट ए टाइम मौजूद होगा। इसलिए फिर और नहीं, क्या वर्ड आएगा, एंड आएगा जी। दो वर्ड कॉमन आ जाता है बिल्कुल, वो तो फिर दो अगर कॉमन आ रहे हैं आपके, दो एलिमेंट कॉमन आए, 3 आए, 4 आए, थ्योरी तो यही होगी कि वो एक एक एलिमेंट वो एक्स ही होगा, हर एलिमेंट को एक्स ही लेंगे हम, एक्स कोई एक नहीं, एक्स तो तमाम उन नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यूनियन में आ रहे हैं या इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, ये बातें हो गई। एक और बात बड़ी वाज़ेह है, अगर उल्ट काम, अब इसका उलट कैसे, वही एक्स अब डज नॉट बिलोंग है किसके, ए यूनियन बी के। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये चीज कैसे लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अब और नहीं आएगा, अब एंड आएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अब इसके कॉरेस्पॉन्ड क्या आएगा, अगर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर इसका क्या मतलब होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अब एंड की बजाय क्या आएगा, और आएगा, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, उल्ट हो जाएगा। अब एक चीज यूनियन में नहीं है, इसका मतलब वो ए में भी नहीं थी, बी में भी नहीं थी, इसीलिए तो यूनियन में नहीं आई। एक चीज इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब या वो ए में मिसिंग है, क्योंकि ए में अगर वो मिसिंग ना होती तो कॉमन होने से आ ना जाती, या वो बी में मिसिंग है। इज इट क्लियर? मिसाल के तौर पर मैं इस चीज को समझा देता हूं। ए मेरे पास है 1 2 3, बी मेरे पास है 4 5 6, 3 भी ले लेते हैं, चल 3 5 6 ले लेते हैं। मैं अब ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं, क्या आता है बेटे, 3 आता है। मैं एक x की ऐसी वैल्यू लेता हूं, 5 ले लेता हूं, 7 ले लेता हूं, क्या लेता हूं, अब 7 डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन, देखें 7 इसका मेंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब 7 या ए में नहीं है या बी में नहीं है। देख लें, जो मर्जी आप इधर 5 ले, 5 ले लें। अब 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, यानी हर वो एलिमेंट लें जो इसमें ना बिलोंग कर रहा है, वो आ गया डज नॉट बिलोंग। अब 5 बिलोंग नहीं कर रहा इसको, ए इंटरसेक्शन बी को, इसका मतलब 5 ए को या बिलोंग नहीं कर रहा या बी को नहीं बिलोंग कर रहा। देखें, किसी ए को नहीं बिलोंग कर रहा, देखें ए को नहीं ना बिलोंग कर रहा, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, बट बी को बिलोंग कर रहा है, इसलिए तो और आया है। अगर एंड आता तो दोनों में बिलोंग ना करता। इस समझ आ गई बात? यहां 5 ए को बिलोंग करता, ए को बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन बी को बिलोंग कर रहा है। अगर ये दोनों में बिलोंग कर रहा होता तो फिर कॉमन ना आ जाता, इसलिए यहां क्या आएगा, अब और आएगा। क्योंकि इस तरह से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ये रूल याद रखें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखें, वैसे यूनियन के लिए क्या लगता है और, वैसे इंटरसेक्शन के लिए क्या लगता है एंड। इन सिंपल केस जब आ गया डज नॉट बिलोंग की बारी, उल्ट हो गया, फिर इसका एंड यूनियन में लग गया, इसका आर इंटरसेक्शन में लग जाएगा। इन केस ऑफ डज नॉट बिलोंगिंग, ये याद रखें, ठीक है। उस तरह आप डबल माइंड हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी, बाद में उसको समझते रहना, लेकिन रूल को फॉलो करना है आप। वैसे याद रखें
यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए एंड, लेकिन जब डज नॉट बिलोंग आ जाए यूनियन के लिए एंड, इंटरसेक्शन के लिए और आएगा। अब मैं चलता हूं अपने रूल की तरफ, बता दूं अगर x बिलोंग करता है ना a को, तो x बिलोंग नहीं करेगा a कॉम्प्लीमेंट को। चले कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, आप कहेंगे सर ये क्या बात है, बता देते हैं, साबित कर लेते हैं। u मेरे पास है 1 2 3 अप टू 5, a मेरे पास है 1 2 3। अब देखें मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u में से किसको निकालना होता है, a को निकाल दें, जो u में बच जाएंगे वो लिखें, u में से a को निकाल दें 1 2 3, बाकी कौन बच रहा है 4 और 5, वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। इज इट क्लियर? अब देखें जो a में एलिमेंट हैं वो a के कॉम्प्लीमेंट में कतन नहीं है, ऐसी है। और ये भी जहन में रखिएगा कि a और a का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट आता है। देखिए a के सेट और हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट के सेट और हैं, उसके एलिमेंट और हैं, इसलिए उनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? अगर इनका यूनियन लें तो फिर पूरा u बन जाता है, यानी a और a का कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा 1 2 3 4 5। और जो एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है वो a में नहीं है, और जो a में मौजूद है वो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं। देखिए 2 किसको बिलोंग कर रहा है, a को, बट 2 डजंट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। और 4 किसको बिलोंग कर रहा है, a कॉम्प्लीमेंट को, बट इट डजंट बिलोंग टू a। जो कॉम्प्लीमेंट में है वो a में नहीं, और जो a में है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। अब आता हूं मैं डी मॉर्गन लॉ की तरफ। बहुत बेसिक्स चीजें हैं लेकिन हम इन्हें फरामोश कर जाते हैं क्योंकि छोटी क्लासेस में ये 6 7 8 में पढ़ाई जाती है, लेकिन 10 में आगे हम सब भूल चुके होते हैं और फिर अशद ज़रूरत होती है इनको रिवाइज कराने की। अब मैं आता हूं इसकी तरफ। बेटे मैं साबित ये करना चाहता हूं कि ये वाली साइड ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, किसके इक्वल है, इस वाली साइड के। अच्छा एक सेट है, बी भी एक सेट है, उनका यूनियन लिया तो भी एक सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो भी एक सेट है, मतलब ये एक सेट है, एक सेट और ये दूसरा सेट। ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले तो भी एक सेट है, मतलब ये भी एक सेट है। अब ये सेट ए समझ लें, ये सेट, और इनको क्या साबित करना है, इक्वल। और मैंने बोला था जब ए और बी दो सेट्स को इक्वल साबित करना हो तो बस इतना साबित कर दीजिए कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों साबित हो जाएंगे। लिहाजा हमारी तवज्जो अब इस बात पर आ गई है कि मुझे यह साबित करना है कि ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या है, सबसेट। यानी मुझे अब यह साबित करना है कि ये वाला सेट सबसेट है किसका, इस वाले सेट का। एक तो ये चीज मुझे साबित करनी है। दूसरा उल्ट, दूसरा ये भी साबित करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है उसका। ये दोनों, क्योंकि मैंने बोला था कि ए और बी तब इक्वल होते हैं जब ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो, जब ये साबित हो जाए। अब ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, मैंने साबित करना है ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अगर मैं ये दो रिजल्ट साबित कर दूं तो फिर साबित हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। इज इट क्लियर? चलिए जी। अब किसी का, मैंने ये भी बोला था कि कोई सबसेट है किसी का साबित करना हो, आप क्या करते हो, मैं अपनी वही बातें दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि दोबारा याद में आ जाए। अगर मैंने साबित करना हो कि ए बी का सबसेट है
तो मैं एक एक्स लूंगा एलिमेंट, किसको, किसका होगा, ए का, और मैं साबित करूंगा कि वो एलिमेंट किसका है, बी का है, तो साबित हो जाएगा ए बी का क्या है, सबसेट है ना। चलिए मैं लेट कर लेता हूं कि एक एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसको, ए यूनियन बी के, ये पूरा ही सेट लेना है ना, कंप्लीमेंट नहीं छोड़ना। कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट ना होने का कितना फर्क है पता है ना, ए और चीज है, ए का कंप्लीमेंट और चीज है। जो ए के एलिमेंट है वो कंप्लीमेंट के नहीं है, और जो कंप्लीमेंट के एलिमेंट है वो ए के नहीं है, इतना फर्क है। तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट, ये डैश लेना है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ये आपने डालना है। यानी मैंने एक एक्स एलिमेंट लिया, लेट किया कि वो इस सेट का क्या है, मेंबर है, एलिमेंट है, और मैं अब किसी ना किसी तरीके से ये साबित करने में कामयाब हो जाऊंगा कि ये एक्स तो इसका भी एलिमेंट है, तो फिर मैं कह सकूंगा कि भाई इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो वो उसका सबसेट है, साबित हो जाएगा। चले चलते हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे हम इस बात को साबित करेंगे। अच्छा, ये एक पूरा क्या है, सेट, भाई एक सेट है, बी एक सेट है, उनका यूनियन लिया तो भी एक सेट है। अब इस सेट के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जो एलिमेंट उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में है, तवज्जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी से, कॉम्प्लीमेंट उड़ा दें। जो चीज कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करती है वो कॉम्प्लीमेंट विदाउट कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगी। इज इट क्लियर? अच्छा आगे चलें। अब एक्स बीच में क्या आ गया, यूनियन। मैंने बोला था कि जब बिलोंग आ जाए, यूनियन आ जाए, तो और यूज होता है, और यूज होता है। लेकिन अब डजंट बिलोंग के लिए, यूनियन के लिए एंड यूज होगा। तो इसका मतलब एक्स डजंट बिलोंग टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। इज इट क्लियर? इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं है, एक्स बी में भी। अच्छा एक और बात, अच्छा फिर एक्स अगर ए में बिलोंग नहीं करता तो ए कॉम्प्लीमेंट में फिर बिलोंग करेगा? नहीं समझे? अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। आगे चलें। एंड अगर एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो एक्स बिलोंग करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट में। आ गया वही रूल। अब मुझे बताएं, एक एलिमेंट है, ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड वो बी के कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग कर रहा है, सॉरी ए के कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग कर रहा है, बी के कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो, इसका मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है। आप देखिए ये वाली साइड आगे की नहीं आ गई भाई। एंड के लिए क्या यूज होता है, एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज होता है जब बिलोंग हो रहा हो। मैंने देखा हर वो एलिमेंट्स जो इसका मेंबर है, वो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो वही एलिमेंट इस सेट का भी मेंबर है। इसका मतलब फिर ये उसका क्या कहलाया, सबसेट। इसका मतलब इसका हर मेंबर उसके अंदर मौजूद है। तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये साबित हो गया। अब मैं दूसरी साइड पे आता हूं। क्योंकि अभी तो ये चीज साबित हुई है कि ए बी का सबसेट है। जब बी ए का सबसेट हो जाएगा तब मैं मानूंगा कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है। समझ आ रही है बात? आइए दूसरी तरफ। अब मुझे इसका उल्ट लेना है कि क्या ये वाली साइड उसका सबसेट है। चलिए मैं इसका भी वही लेता हूं। भाई ये तभी साबित होगा ना जब मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूं जो इसको बिलोंग करे और मैं ऑब्जर्व करूं, आखिर में पता चले कि वो तो उसको भी बिलोंग कर रहा है, फिर मान जाऊंगा। चलें जी, लेट मैंने एक एक्स बिलोंग किया किसको,
ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है, अब तवज्जो रखनी है, ब्रैकेट डालें या ना डालें कोई इशू नहीं, बीच में क्या है बेटे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए क्या आता है, एंड। अब यहां बिलोंग है, अगर यहां डजंट बिलोंग होता तो फिर इंटरसेक्शन के लिए और आता। तो इसका मतलब एक्स ए कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। इज इट क्लियर? जब इंटरसेक्शन आ जाए तो फिर क्या आएगा, एंड आएगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी, अब इससे क्या साबित होता है, तवज्जो करें, इसका मतलब एक्स बिलोंग नहीं करता ए को, है तवज्जो भाई। जो चीज कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करती है वो फिर कंप्लीमेंट के बगैर वाले को बिलोंग नहीं करेगी। एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक्स ना ए को बिलोंग कर रहा है ना बी को बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डजंट बिलोंग टू, क्या आएगा यहां पे, एंड है। एंड के लिए क्या आएगा, अब यूनियन आएगा, क्योंकि डजंट बिलोंग है। वैसे तो यूनियन के लिए क्या आता है, और आता है, लेकिन जब बिलोंग हो, अब डजंट बिलोंग तो क्या आएगा, यूनियन। तो यहां ए और इधर बी आ जाएगा। इज इट क्लियर कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यूनियन बी आएगा एंड के लिए। अच्छा आगे चलें। अब जो चीज ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रही, इसका मतलब उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगी। अब देखें, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रही। देखें दूसरी साइड आगे कि नहीं आगे। इज इट क्लियर कि जो चीज, जो एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता, वो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को फिर बिलोंग करेगा। लिहाजा क्या साबित हुआ कि हर एलिमेंट, एक्स क्या है, एक्स हर एलिमेंट होता है, तमाम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। एक्स तमाम एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। तमाम एलिमेंट जो इस सेट से बिलोंग करते हैं, वो साबित हो रहा है वो तो इस सेट को भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये फिर उसका क्या कहलाया, सबसेट। लिहाजा हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हुए ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सेट इस सेट के क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो यहां पर कंबाइनिंग बोथ द रिजल्ट्स वी कैन से दैट बोथ द सेट्स आर इक्वल। इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ आपका साबित हो जाता है। यह है जनरल प्रोसेस। वैसे तो अगर किसी को बेसिक्स का पता है फिर तो बड़ा शॉर्ट है, बस यही है। वो जो पहले सारा जो मैंने आपको बताया वो तो मुझे आपको बेस बतानी पड़ी ना सारी, लेकिन आपने वो चंद बातें याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो डी मॉर्गन का है, इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी, लेकिन चूंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है तो जो दूसरी स्टेटमेंट है इंशाल्लाह वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चला होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि ये कभी भी आपको ना भूल पाए। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।